नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ठंड और कोहरे की तस्वीरों के साथ। देखिए, इन दिनों दिल्ली से लेकर देहरादून तक जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर आपको दिखाई देगा। देश के 14 राज्यों में घने कोहरे का असर देखा जा सकता है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में विजिबिलिटी घटकर 0 तक पहुंच गई। आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि ठंड कितनी ज्यादा है, जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि कोहरे और धुंध का आलम कैसा है। अब दिल्ली और एनसीआर में कोहरे की एक मोटी परत है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, कोहरा और भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह तो हालात ऐसे हो गए कि कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। उड़ानों पर गंभीर असर पड़ा, ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या राजस्थान, क्या अलवर और क्या श्रीनगर, शहरों के नाम जरूर अलग अलग हैं, तस्वीरें कमोबेश एक ही जैसी आपको दिखाई दे रही होंगी। अब सड़कों पर घना कोहरा है, कड़ाके की सर्दी है, सब कुछ इस वक्त गुम सा लग रहा है। देखिए, पिछले 2 से 3 दिन हो चले हैं कि मौसम की मनमर्जियां कुछ इसी तरह से चल रही हैं। हाड़ कंपा देने वाली ठंड हो रही है, उस पर कोहरे की घनी चादर हर तरफ देखी जा सकती है। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन हालात कुछ ऐसे ही आपको नजर आएंगे। यानी आने वाला हफ्ता भी आपको मौसम का सर्द मिजाज झेलना पड़ सकता है। अलबत्ता उसके बाद कुछ दिन राहत मिलेगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार जबरदस्त सर्दी और कोहरा आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी है, मैदानी इलाकों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम भी नए साल का स्वागत पूरे स्वैग से कर रहा हो। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हाड़ कपा देने वाली ठंड है। पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर जैसे हालात है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले 2 दिन से घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि कई राज्यों में कोहरे और ठंड को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 6 जनवरी तक तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में कड़ाके की ठंड हो सकती है। उधर पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के आसार हैं। देखो, एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है खासकर आज इवनिंग से अप्रोच कर रहा है, तो आज देर रात से बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा और कल लेट नाइट तक रहने के चांसेस हैं। और इसी बीच जो है आपका कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और फिर 6 आफ्टरनून से मौसम में ओवरऑल बेहतरी आएगी। मैदानी इलाकों में भी लगभग 6-8 इंच से लेकर 10 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। बाकी जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में बारिशें अमूमन रहेंगे और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी खासकर चिनाब वैली और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो 5th को जो है थोड़ा सा ट्रैफिक डिसरप्शन हो सकता है, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह एयर ट्रैफिक भी थोड़ा सा मुतासर हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। सिर्फ दिल्ली, एनसीआर और पहाड़ी राज्यों में ही नहीं, मध्य भारत में भी अगले कुछ दिन कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा लोगों के लिए मुश्किल बन सकता है। उत्तर भारत में 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक जेट स्ट्रीम मौजूद है, जिसके कारण अगले 2 दिनों तक तापमान इसी तरह बना रहेगा। लेकिन इसके बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। हालांकि फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम की गई है। अभी तो ठंड का दौर काफी लंबा जाएगा, लेकिन अभी जो भोपाल का टेम्परेचर है वो 26.6 मैक्सिमम है और 7.2 मिनिमम टेम्परेचर है। और पचमढ़ी का टेम्परेचर जो है 4.5 है, जो करीब ठंडे के आसपास बना हुआ है। और जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बेस अफगानिस्तान के पास है और एक जेट स्ट्रीम है जो 12.6 किलोमीटर पर नॉर्थ इंडिया पर पर्सिस्ट कर रही। इसके कारण अभी 2 दिन तक तो
टेम्परेचर नो लार्ज चेंज रहेगा। इसके बाद टेम्परेचर गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाला सप्ताह काफी अहम होने वाला है। एक तरफ पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी के आसार हैं, तो मैदानी इलाकों के कई राज्यों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा धुंध और कोहरे की चादर देश के कई राज्यों को कवर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मैदानी इलाके जहां पर इस वक्त हम हैं, ठंड बेतहाशा हो रही है। पहाड़ों पर मौसम का बेहद ठंडा मिजाज है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में कड़ाके की सर्दी है। देखिए हमारे सहयोगी अशरफ वानी की ये खास रिपोर्ट। पूरे कश्मीर में पिछले 2 हफ्ते से कड़ाके की ठंड चल रही है और उसके ऊपर बर्फबारी की मार। मैं इस वक्त कश्मीर के दूर दराज इलाके बडगाम के यूसमर्ग एरिया में हूं। यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो है ये पानी की पाइपें जम गई हैं। अब वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो इन पाइपों को आग की मदद से जो हैं वो पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों से नीचे जितने भी इलाके हैं वहां पर पानी नहीं जा पा रहा है, लोग वहां परेशान हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और आखिरकार जो है यहाँ पर अब वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग आए हैं और वो अब आग की मदद से जो है इस पाइप को जो है इसमें जाम जो हुआ है जमने के कारण उसको जो है पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्ताक साहब यहाँ पर जो है एम्प्लॉय हैं वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के, वो हमारे साथ हैं। मुश्ताक साहब, आप मुझे ये बताइए, दुनिया मानती है कि ठंड हो, बर्फबारी हो, उसमें पानी ज्यादा हो जाता है। कश्मीर में क्या वजह होता है कि बर्फबारी और ठंड की वजह से पानी की ही कमी आ जाती है? पानी की कमी इसलिए जो आते हैं कि जो हमारे हेड है ना सुरखल में है, वो सब सुरखल से जो पानी आ रहा है वो तकरीबन 25 गांवों को चल रहा है। जो इलाके पखरपुरा और सारी शरीफ भी इसमें है, दारवा नौगाम में इसमें है, कंदजन है। इन 25 गांवों को चल रहा है पानी उस सिक्किम से। मगर इसमें दरअसल बात यह है कि सर जो इलाके अबहमा, सिंगरवनी, बागंदर जो पुलवामा में पड़ते हैं वो लोग जाते हैं वहाँ, गाँव 5-6 जाते हैं, वो पानी काटते हैं। इसलिए ये हमारे पाइपलाइन जम होते हैं। अगर पानी चल रहे हैं तो कम भी चले गए, ज्यादा भी चल जाएंगे। मगर ये वजूहत होता है जो वो 6-7 गाँव जाते हैं, वहाँ लोग जाते हैं। अगर एम्प्लॉय जाएंगे तो वो हमको भी पानी रखेंगे, आधा आधा उनको देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएंगे। दरअसल प्रॉब्लम इसीलिए होते हैं। दरअसल दिक्कत क्या होती है कश्मीर में कि जितने भी पानी की पाइपें होती हैं वो ठंड के कारण जो है जम जाती हैं। जैसे पर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरी पाइप जो है 4 इंच पाइप करीब मोटी है, जिसमें से कई गांवों के लिए जो है पानी जाता है। और इसी में जो है कोहरे के कारण और फ्रीजिंग के कारण जो है ये पाइप में पानी जम गया है और पानी आगे नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ पर मशक्कत की जा रही है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो इस पानी की पाइप को गर्म करके इसमें जो जाम लग गया है पाइप के पानी के जमने से, उसमें जो है वो पानी पिघल जाए और उसके बाद जो है ताकि नीचे जो इलाके हैं उनको पानी पहुंच पाए। अशरफानी, यूसमर्ग। देखिए, कश्मीर में भले ही फिलहाल बर्फबारी का दौर थोड़ा सा थमा है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि 5 और 6 जनवरी को जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है। पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मीर फरीद। आईएमडी ने कश्मीर के लिए येलो और ऑरेंज बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत 5 और 6 तारीख को पूरे कश्मीर में काफी हेवी स्नोफॉल हो सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में कुछ जगह पे काफी भारी बर्फबारी हो सकती है। और इस बार अगर आप मैदानी इलाकों की बात करें तो तकरीबन 1 फीट तक भी बर्फबारी कुछ जगहों पे हो सकती है। तो ये इस सीजन का हेवीएस्ट स्नोफॉल अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंटेंस जो है कश्मीर को हिट करेगी और इसके तहत तकरीबन 3 दिन तक जो है ये बर्फबारी चलती रहेगी। इसके बाद जो है प्रशासन भी अलर्ट पे आ गया है, स्नो कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं। प्रशासन के लिए जो है चैलेंज है, आईएमडी का माने तो उनकी तरफ से प्रशासन को अलर्ट चला गया है, रेगुलर वेदर बुलेटिन जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कह रही है कि वो तैयार हैं, उन्होंने तैयारी पूरी रखी है। अब देखना ये है कि ये दावे कितने सही साबित होते हैं अगर इतनी इंटेंसिटी का स्नोफॉल होता है। लेकिन फिलहाल जो है वेदर एडवाइजरी और इसके चलते अगले 3 दिन तक कश्मीर में सीजन की हेवीएस्ट स्नोफॉल हो सकती है और पूरी घाटी आपको अगले 1-2 दिन में सफेद बर्फ की चादर में लिपटी दिख सकती है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर।
और चलिए, मौसम की मनमानी के बाद अब बात महाकुंभ की, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले न सिर्फ प्रयागराज में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बल्कि अखाड़ों की पेशवाई भी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। महाकुंभ के लिए अभी तक 5 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। अब तक जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा और साथ ही महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकल चुकी है और वो छावनी में प्रवेश कर चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा से पहले इस साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अटल अखाड़े ने कुंभ मेला क्षेत्र में धूमधाम से प्रवेश किया था। मंगलवार को निकली इस अखाड़े की छटा भी अद्भुत थी। बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों की शाही तरीके से सवारी निकली। इस धार्मिक यात्रा में साधु संत हथियारों से करतब दिखाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बात करते हैं महाकुंभ की। दुनिया के सबसे बड़े मेले की तैयारी अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ चली है। महाकुंभ के शुरू होने में अब गिनती के ही दिन बचे हैं। 13 जनवरी से इसका शुभारंभ हो जाएगा। हालांकि इसी बीच कई अखाड़ों की और पेशवाई निकलनी है। आज भी एक पेशवाई की छटा देखने को मिली। 13 जनवरी से ही अमृत स्नान भी शुरू हो जाएगा। महाकुंभ से जुड़े आयोजनों और भव्यता के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े धर्म और आध्यात्म का मेला देखने के लिए आपको प्रयागराज पधारना होगा। इस संगम नगरी में आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, जहां सुरक्षा के साथ हर तरह की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन शुरू हो गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए साधु संत के पहुंचने का सिलसिला करीब महीने भर से चल रहा है। अलग अलग अखाड़ों की दिव्य पेशवाई निकल रही है और साधु संत महाकुंभ के लिए नगर प्रवेश कर रहे हैं। अब तक 5 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। बाकी बचे अखाड़ों की पेशवाई का दिव्य दर्शन भी अभी होगा। 4 जनवरी यानी आज पंचायती अखाड़ा निरंजनी की पेशवाई का दिन है, तो 5 जनवरी यानी कल निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी की पेशवाई निकलेगी। 6 जनवरी को तपोनिधि आनंद अखाड़ा की, तो 10 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की पेशवाई निकलेगी। 11 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की और 12 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई निकलेगी। पेशवाई निकलने के साथ इन सभी अखाड़ों के साधु संतों का छावनी प्रवेश संपन्न हो जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी से महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा संगम में आस्था की डुबकी लगाने का क्रम, यानी अमृत स्नान। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान होगा, तो 14 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन होगा। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन तीसरा स्नान होगा। 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर चौथा अमृत स्नान होगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 5वां स्नान होगा और फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का छठा और अंतिम स्नान होगा। महाकुंभ में अमृत स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अमृत स्नान में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। धार्मिक रूप से कुंभ मेले का विशेष महत्व है। हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है, तो हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है और हर 12 साल पर महाकुंभ मेला लगता है। प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसलिए तैयारी भी बड़े और भव्य स्तर पर की गई है। आस्था, संस्कृति और आध्यात्म के इस महाकुंभ में साधु संतों का ऐसा अनोखा संसार भी बसा है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये साधु संत महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश के महामंत्र और सामाजिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने यहाँ आ रहे हैं।
यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके रहने, खाने से लेकर ठहरने तक की हर तरह की व्यवस्था की गई है। कहीं टेंट सिटी बसी है तो कहीं डोम सिटी, जहाँ से आप महाकुंभ का अच्छे से आनंद उठा पाएंगे। महाकुंभ नगर के अरैल क्षेत्र में बनी डोम सिटी में लग्जरी होटल की तरह सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो डोम सिटी का कंसेप्ट है, ये बेसिकली यही है कि जो भी हमारे यहाँ पे श्रद्धालु लोग आएंगे उनको एक अलग एक्सपीरियंस हम दे सके। और वो एक्सपीरियंस यही है कि हमने ये डोम लाया है जो 360 व्यू देता है। आप चारों तरफ से महाकुंभ का नज़ारा देख सकते हैं। और उस डोम को हमने 15 फीट की ऊंचाई पर रखा है, जो आज तक कभी कुंभ में नहीं हुआ है। तो वो इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे वो सभी अनुभव कर पाए। और महाकुंभ हमको हमेशा नीचे से कभी वो अनुभव ही नहीं करने को मिलता, तो वो अनुभव यहाँ से हो और वो देख सके, इसीलिए ये कंसेप्ट आया था। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में हर उस व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है जिससे किसी को भी किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। प्रयागराज एयरपोर्ट से संगम तक 16 किलोमीटर लंबा वीवीआईपी कॉरिडोर भी लगभग बनकर तैयार है। इस वीवीआईपी कॉरिडोर में पड़ने वाले चौराहों पर नटराज, नंदी, ऋषिमुनियों की कलाकृतियां लगाई गई हैं। यही नहीं, प्रयागराज एयरपोर्ट से आधा किलोमीटर आगे 84 विशेष स्तंभ भी लगाए गए हैं जो सृष्टि के सार का प्रतीक है। लाल पत्थर से तैयार किए जा रहे इन खंभों पर भगवान शिव के सहस्त्र नाम भी अंकित किए गए हैं। तो सड़कों के किनारे पौधे भी लगाए गए हैं जिसने इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ पे अब पहले जो रोडें थी उससे पहले बेटर है। अब यहाँ जो पिलर है इनकी बहुत अच्छी शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें लिखे मंत्र बताते हैं कि प्रयागराज में है। एयरपोर्ट से काम इतना हो रहा है, चौंदीकरण का काम हो रहा है, जिसमें से यहाँ पे नटराज की मूर्ति देख रहे हैं, लग रहा है कालिंदी देवी का मंदिर है। 0 पॉइंट पे रावत की मूर्ति है। इधर होते हुए मेजर ध्यानचंद की मूर्ति लगी हुई है। बजरंग की राह पे मतलब नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है। और इतना भव्य वो है कि जगह जगह पे हमारा जो ये कलशवाल बने हुए हैं, जगह जगह पिलर बनाए जा रहे हैं जिसपे से ओम स्वास्तिक का चिन्ह, ओम सारे चीज मंत्र भी लिखे जा रहे हैं। 84 बहुत अच्छा ही एकदम सौंदर्यीकरण हो रहा है। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज का रूप रंग पूरी तरह बदल गया है। न केवल यहाँ के निवासी बल्कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर हर कोई प्रशंसा कर रहा है। साफ है कि देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए ये यादगार महाकुंभ साबित होगा। प्रयागराज से आनंदराज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर हर साल की तरह इस साल भी अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2025 की शुरुआत हो चुकी है। ये फ्लावर शो आम लोगों के लिए 22 जनवरी तक खुला रहेगा, जिसमें इस साल 20 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फ्लावर शो को इस बार 6 अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा अलग अलग रंग बिरंगे पौधे मौजूद हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा प्रजाति के फूल और फूलों से तैयार किए गए तकरीबन 30 स्कल्पचर्स भी यहां पर मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद रिवर फ्रंट पे हर साल की तरह इस साल भी अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2025 का प्रारंभ हो चुका है। 22 जनवरी तक ये फ्लावर शो सभी लोगों के लिए ओपन रहेगा। 75 रुपए इसकी फीस भी रखी गई है। और पिछले साल अगर इस बात करें तो लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस फ्लावर शो की मुलाकात ली हुई थी। मेरे पीछे की तरफ के तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 अलग अलग जोन में इस साल जो फ्लावर शो अहमदाबाद में तैयार किया गया है उसको 6 अलग अलग जोन में तैयार किया गया है। ये 6ठा जोन है जहां पे भारत 2036 ओलंपिक का सिंबल आप देख पा रहे हैं, यानी कि जो दावेदारी की ओलंपिक की बात हो रही है उसका भी एक स्कल्पचर यहाँ पे तैयार किया गया है। साथ ही में आप मेरे बिल्कुल राइट साइड पे एक बुके देख रहे हैं। हालांकि इस बुके की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा अब तक का बुके कहा जा रहा है और इसको रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। और उसके बिल्कुल पीछे की तरफ मिशन TMT यानी कि 3 मिलियन
ट्री की जो बात हो रही है, एक पेड़ माँ के नाम, जो प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों से अपील की गई है, लोग एक पेड़ को लगाएं और आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। इस प्रकार के अलग अलग मैसेज भी इस फ्लावर शो के जरिए देने की कोशिश भी की गई है। हमारे साथ गुजरात यूनिवर्सिटी के बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर नयनेश मोदी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से हम पूरा फ्लावर शो देख रहे हैं, अहमदाबाद की एक पहचान भी पिछले कई सालों से ये फ्लावर शो बना हुआ है। आपके बिल्कुल पीछे एक सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि इसका रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया जाएगा। हम देख रहे हैं ओलंपिक 2036 की भी एक झांकी, जिसके लिए दावेदारी की बातें की जा रही हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्कल्पचर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये विजिटर्स के लिए, और क्या कुछ यहाँ से सीख के लोग जा सकते हैं? देखिए, फ्लावर्स तो हर जगह पे मिलते ही है, अपने सिटीज में गार्डन्स भी होते हैं, लेकिन अगर जब ये ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है यहाँ पे, जिससे 2-3 साल के बच्चों से लेके 50, 60, 70, 80 साल तक के लोग भी आ रहे हैं, और उन लोगों को जो पर्यावरण के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे वो एक पौधा माँ के नाम, ये जो थीम है, उससे सब लोग इंस्पायर होके अपने अपने एरिया में एक एक पेड़ लगाएंगे, और उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी जो अपनी प्रकृति है उसमें चेंज आ सकता है। फ्लावर शो के माध्यम से लोग समझें, फ्लावर अलग अलग जो फ्लावर हैं उसमें जो उनके नाम के साथ उनकी पूरी डिटेलिंग, इस बार एक स्कैनर भी रखा गया है जिसके माध्यम से लोग ऑडियो और विजुअली जिन स्कल्पचर पे किस प्रकार की प्रतिकृति या चीजें रखी गई हैं उसकी जानकारी भी मिल पाए। इस प्रकार की तैयारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से की गई है। 22 जनवरी तक ये फ्लावर शो जो है वो चालू रहेगा। इसके लिए एंट्री फीस भी तय की गई है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस फ्लावर शो में मौजूद भी रहे थे, और इस साल 20 लाख से 25 लाख लोग इस फ्लावर शो में पहुंचे, ऐसी अपेक्षा रखी जा रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे, अहमदाबाद। और चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।